लेकिन ऐसे एग्जाम्पल के साथ पहली बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 में पूछा था ये प्रश्न। बोर्ड एग्जाम 2023 में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है, और आपको 4 ऑप्शन दिया है: √9, √3, √101 एंड 0.101101110। यानी इस आधार पे इसमें बताना है कौन परिमेय है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले क्या किसी को मालूम है कि कौन परिमेय इसमें पहले? ऑप्शन डी। कितने लोगों को लग रहा है ऑप्शन डी इज राइट आंसर? हैंड्स अप करो, हाथ उठाओ। गधे कभी चुनाव ना मत लड़ना, एक भी वोट तुमको मिला नहीं। चुनाव लड़ोगे हार जाओगे, पैसा बर्बाद कर देंगे सब। ना तो ऑप्शन डी है, ना तो ऑप्शन बी है, ना तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए है। पर क्यों है ये जान लेना महत्वपूर्ण है। अगर √9 का हम स्क्वायर रूट ले तो ये वैल्यू होगी 3, और कोई भी अंकों में डिजिट में हमने पहले ही परिमेय नंबर का डिफिनेशन पढ़ा था, एनी नंबर इज द रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी दुनिया की कोई भी संख्या हो आप उसको बटे के रूप में लिख पाओ, यानी अंश बटे हर बना ले जाओ तो वह सारा का सारा नंबर परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। बट शर्त दो देता है कि q का मान 0 नहीं हो सकता, और ये जो pq होना चाहिए वह होना चाहिए इंटीजर, और इंटीजर आपको मालूम है कि -∞ से लेके +∞ तक की वैल्यू होती है। कोई किसी को डाउट? तो यहाँ पे बेटा हम 3 को लिख सकते हैं 3/1। बट अपरिमेय संख्या की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था। दुनिया की ऐसी कोई भी संख्या, तमाम बुकों में अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं हैं। एनसीईआरटी के कुछ बुकों में ये रखा गया है कि इसको p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, पर बेटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1/√2 भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, यानी लिख तो सकते हैं। बट जो कंडीशन है वो कंडीशन के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि एनी नंबर इन द रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ r/s, हम r/s से रिप्रेजेंट करेंगे अपरिमेय संख्या को। p/q से इसलिए नहीं कर सकते, जैसे मेरा नाम विकास है और तुम भी जानते हो, पड़ोसी भी जानता है, और वो आए तुम लोगों को बताया कि इनका नाम विकास है, तो कोई आश्चर्यचकित बात है? नहीं है। अब एक ही व्यक्ति का एक ही पहचान होगा। हाँ, मेरा नाम विकास है, आकाश बताता तो आप सोचते कि नहीं इनका नाम तो विकास है, ये विकास सर है, आकाश सर तो है नहीं। ये सोचते कि नहीं सोचते? तो जब आपको पहले बता दिया गया परिमेय संख्या भैया p/q के रूप का होगा, और फिर बताया जाए नहीं अपरिमेय p/q के रूप का होगा, तो दोनों में आप अंतर स्पष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने कहा r/s से रिप्रेजेंट कर दो। किससे रिप्रेजेंट करो? एंड यहाँ पे एक चीज कॉमन होता है, r एंड s का जो HCF निकालोगे कभी भी ये ऑलवेज भी 1 होगा। क्या होगा बेटा? मतलब हमेशा एक होगा, एक के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और जब हमेशा एक होगा तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। जब बटे में हो या ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, रूट में है तो भी होता ही होता है। दूसरी एक चीज और, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो हम परिमेय संख्याओं को रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं, और एक टर्मिनेटिंग नंबर भी बोलते हैं इसको, लेकिन इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी एक ऐसे अंक जिसको डिवाइड करा और वह अंक कटा नहीं, बार बार कुछ ना कुछ आ रहा है, कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, तो ये सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर यही 0.333 आता, 272727 आता, तो ये परिमेय संख्या है बेटा, क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल है और आप इसे टर्मिनेट करके 0.3 पर बाल लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है? ये पूरा डिटेल में पढ़ाया गया था, लेकिन आपकी अब क्या बताया जब पढ़ नहीं रहा हो। अब यही है, बस एक रोल निकालो, डंडा खूब बड़ा सा और पीटो खूब गधों की तरह। अब इधर ध्यान दो। अब यानी ये अंडर रूट में काम बाहर निकाल के 3 बना सकते हैं, यानी वो परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे बात करें बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी कह लो उतना कम है। ये 2020 से लगातार पूछा हुआ है, 21 में, 22 में, 23 में, और लिख लो 2024 में कोई रोक नहीं सकता। 2024 में भी 100% आएगा तो आएगा, पूरे गारंटी के साथ। अब आएगा तो लग पाएगा या नहीं लग पाएगा,
अब आप पढ़ चुके हो, लगा सकते हो तो अच्छी बात। कितने लोग लगा पाओगे हाथ उठाओ, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 22 में 8 9 लोग लगाओ तो फिर बेकार है। सबको आना चाहिए बेटा, ऐसे भूलते जाओगे। देखो गणित बड़ी बेकार चीज है बेटा। जब मैथ का फुल फॉर्म देखोगे तो लिखा रहता है मेरी आत्मा हमेशा तुझे, और जिसकी आत्मा जब किसी को सताती है तो वो इंसान भूत प्रेत की बाधाओं में बच के परेशान हो जाता है। तो गणित भी वैसा ही कुछ है। गणित अभ्यास से बढ़ता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गणित सिखा नहीं सकती है। केवल प्रैक्टिस करो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गणित में कभी असफल नहीं कर सकता है, मेरी गारंटी। गणित सबसे आसान बेटा है, बहुत आसान है। करना क्या रहता है, 2 + 2 4, 2 - 2 0, यही तो करना है बस। यही कहीं अंडर रूट लगा देता है, कहीं स्क्वायर कर देता है, कहीं क्यूब कर देता है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता है, उतने में ही हम बदल जाते हैं। अरे 33 करोड़ देवी देवताओं का रक्षक है तुम्हारे 33 करोड़, और 33 प्रकार से भी बदल के क्वेश्चन देता तो भी कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए, बुद्धि के देवता का पूजा करो। बुद्धि के देवता कौन है? सरस्वती मैया तो है। हमने देवता पूछा, देवी नहीं पूछा। गणेश जी हैं, बुद्धि के देवता गणेश जी हैं। और बेटा एक बात ये ध्यान देना, आने वाले दीपावली को दिवाली मनाओगे, पूजा करते हो लक्ष्मी और गणेश की, लेकिन दीपावली के निबंध में लिखते हो कि राम जब रावण का वध करके अयोध्या से वापस लौटे, कहाँ? लंका से लौटे थे। लंका से कहाँ लौटे? अयोध्या। तो हम दिवाली मनाते हैं, लेकिन बेटा ये साक्ष्य नहीं है। जब आप प्रमाणों को पढ़ोगे तब पता चलेगा कि समुद्र मंथन के दौरान जब मैया लक्ष्मी प्रकट हुई थी तो नारायण देव यानी भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल के उस दिन विवाह की थी। उसी दिन से दीपावली पर्व मनाया जाता है। लेकिन हम निबंध में ये सब तो लिखते नहीं है। लिखोगे तो नंबर मिलेगा नहीं, क्योंकि मास्टर साहब को भी पता नहीं है, इसलिए जो पता है वो भी वही लिखना। लेकिन ये है। अब ये बताओ बेटा, गणेश, इधर ध्यान दो। अब गणेश और विष्णु का जब भाई उनके शादी से मनाया जाता है, तो क्यों हम पूजा गणेश और लक्ष्मी का करते हैं? कारण बताओ। लक्ष्मी किसकी देवी है? और गणेश भगवान किसके देवता है? बुद्धि के। धन किसके पास रहेगा? जिसके पास बुद्धि हो। तो बुद्धि और देवता का सामंजस्य यानी गणेश और माँ लक्ष्मी से, इसीलिए हमेशा उनके दाएं अंग पे विराजमान रहते हैं। वो कहते हैं थोड़ा भी डिसबैलेंस होगा तो मैं बुद्धि लगा के उसको बैलेंस कर दूंगा। नहीं तो पागल इंसान हो, 500 का नोट दे दो तुम, उसका कोई मतलब समझेगा? कूड़े में फेंकेगा, फिर जाकर कहेगा भैया एक वो खिला दीजिए, चाय पिला दीजिए, यही नहीं कहेगा। और उसको पता रहता 500 रुपया इसकी कोई वैल्यू है तो रखता, तो कई दिन बिना मांग के खा सकता था। लेकिन बेचारे के पास क्या नहीं है। इसलिए गणेश और लक्ष्मी दोनों का साथ होना चाहिए और सरस्वती की कृपा होनी चाहिए, तब आप आगे बढ़ सकते हो। तो दोनों का साथ दीपावली में इस बार ले लेना। गणेश की पूजा करना और लक्ष्मी की पूजा करना, और सरस्वती मैया का पूजा आप सरस्वती पूजन पे करते हो। तो गणित बिना अभ्यास के बेटा तो नहीं आएगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। देखो बड़ा सिंपल है। मैंने कहा था आपको, उस समय भी बताया था कि √2 जब एक अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने कहा बेटा उसको उल्टा मान लेना। क्या मान लेना? वेरी गुड। यानी क्या मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब बेटा जब परिमेय संख्या है तो अभी हमने आपको परिमेय संख्या का परिभाषा बताया। √2 को हम क्या लिख सकते हैं? p/, q का मान 0 नहीं हो सकता। p एंड q बिलोंग करेगा किससे? इंटीजर से। यानी p और q जो है वो एक समभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? अब इसके बाद मैंने कहा था बेटा दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना। दोनों पक्षों का वर्ग। अच्छा बेटा वर्ग करोगे तो करने पर क्या मिल जाएगा? √2 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर बेटा क्या होगा? 2p² / क्यूब स्क्वायर। कोई डाउट?
यदि मैं क्यू स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दूं, किसको ट्रांसफर कर दूं? क्यू स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब बेटा ये बताओ क्या 2 स्क्वायर इधर जा सकता है? आज जब उधर जाएगा तो ध्यान से देखो, यहाँ पे है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। होगा कि नहीं होगा? यानी तुरंत एक साइड से दूसरे साइड पर अपना नेचर ये बदल लेता है। ठीक वैसे ही जब आप अपने पिताजी के सामने आते हो तो दोस्त को क्या बोलते हो? दोस्त बोलते हो। और बताओ कैसे हो? प्यार से बोलते हो। आप पिताजी नहीं रहेंगे तब अबे का हाल बा बोलते हो, नहीं बोलते हो? यानी ये नेचर चेंज कर देता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, ऐड है तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन, और डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लीकेशन। कोई डाउट? तो बेटा अब ये 2 जब इधर जाएगा तो इससे एक बात पता चल रही है, 2 को जब उधर ले जाएंगे तो 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित। किसको विभाजित कर रहा है बेटा? पी स्क्वायर को। आज जब पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो क्या 2 पी को भी करेगा? पी को भी विभाजित करेगा। कैसे बेटा? अगर मान लो एग्जांपल समझो, मान लो 2 है, अगर ये कोई अंक है स्क्वायर रूट में, मान लो 4 है, एक अंक ले लिया हमने 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 16। अगर 16 को 2 डिवाइड करेगा तो 8 बार में डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 इस 4 को भी डिवाइड करेगा? निश्चित रूप से करेगा बेटा। कोई भी अंक यदि उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वह अंक उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू को भी डिवाइड करता है। कोई डाउट? ये तो डिवाइड कर लिया। अब हम बेटा मानते हैं पुनः, यानी पुनः माना, पुनः माना, और पी के जगह क्या रख लेना बेटा? जो मन कर दे। या लेकिन ध्यान देना 2 है तो 2 के ही मल्टीपल में मानना। हम 2 है तो 2r मान सकते हैं, 2a मान सकते हैं, 2b मान सकते हैं, और 3 रहता तो 3r मानते। 3 रहता तो क्या मानते हैं? 3r। अब p की वैल्यू यदि यहां रखते हैं बेटा क्या हो जाएगा? 2 क्यूब स्क्वायर, 2r का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4r स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर तो स्क्वायर r ही होगा। कोई डाउट? क्या 2 से 4 कैंसिल आउट होगा 2 बार में? अब इसी 2 को यानी क्यूब स्क्वायर बराबर हमने लिख दिया क्या? 2r स्क्वायर। अब इस 2 को बेटा इधर ट्रांसफर करें तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर क्या होगा? डिवाइड। यानी इससे एक बात पता चली, 2 क्यूब स्क्वायर को भी क्या करेगा? को भी विभाजित करता है, को भी। आज अब इसको विभाजित करता है तो 2 क्यूब को भी क्या करेगा बेटा? विभाजित। कोई डाउट? अब इससे एक बात तो समझ में आ गई बेटा, जब 2 जो है ना p को भी विभाजित करे और q को भी विभाजित करे तो निश्चित रूप से वह दोनों संख्याओं का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? यानी कॉमन फैक्टर है। मतलब कोई फैक्टर मिले या न मिले, 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। आज जब 2 मिलेगा तो HCF क्या होगा? हमारा 2 होगा, 1 कभी। यानी इसका मतलब हमने माना क्या था? परिमेय, तो इसलिए वो कॉमन फैक्टर मिला। लेकिन अगर अपरिमेय होता तो कॉमन फैक्टर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा एक लाइन कि कैमरे में दिख रहा है बेटा, नीचे लिखेंगे तो ये दिखेगा हाथ। चलो अब मैं यहाँ तक दिख रहा ना, अब यहाँ लिखूंगा अतः 2 p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, खंड है जो संभव नहीं है। जो संभव क्यों नहीं है? क्योंकि भैया कहा था √3 अपरिमेय है। आज जब अपरिमेय है तो कॉमन फैक्टर तो मिलना नहीं चाहिए, जो संभव नहीं है। और यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना से आया। किससे आया? गलत परिकल्पना से उत्पन्न हुआ। अतः √3 2 है, 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा? कोई डाउट? नोट कर लोगे?
जिसको जैसे लिख रहा है वैसे ही लिखना, इधर उधर लिखे, उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अब बेटा यही प्रश्न 100% मान के चलो बोर्ड एग्जाम में आना है, √2 के जगह √3 या √5 या √5+2 या 2+√7 कुछ भी पूछ सकता है। तरीका सब पे यही लगेगा, किसी प्रकार का कोई चेंजेज, बट जहां आप केवल 2 लिखे हो वहीं 3 होगा, जहां 2R माने हो वहां 3R होगा। √5 रहता तो वहां पे हम 5R मानते। क्या मानते? कोई डाउट यहां तक? तो ये क्वेश्चन दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर से, बहुपद आपके सिलेबस में है नहीं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग, और इनसे जो बहुविकल्पी के प्रश्न बन सकते हैं 2 प्रश्न हमने दिया है। पहला प्रश्न है 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। यानी इक्वेशन आपके पास 2 गिवन है, एक है 2x + 3y = 18 और दूसरा इक्वेशन है x - 2y = 2। इक्वेशन 1 और 2 आपके पास बेटा 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 में से कोई एक सही है, 3 गलत है। अब 4 चोर हो और चारों में से कोई एक सही है, बेचारा 3 ही चोर है, तो पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में लेकिन हम पकड़ सकते हैं कौन ईमानदार है, यदि हम उसकी अच्छाइयों को देखें तो आप भी इनमें से पकड़ सकते हो कि कौन इसका आंसर हो सकता है। बस उसको आप सही तरीके से लगाओ तो इन दोनों इक्वेशन को आप हल करोगे। क्या करोगे? दोनों इक्वेशन को हल करोगे। बी वाला सही है या गलत है अभी हम लोग चेक करके बताएंगे। फिलहाल वैसे भी बिना देखे भी आप सॉल्व किए भी बता सकते हो। ध्यान से देखो बेटा, ऑप्शन क्या है 3, यहाँ क्या है 4, एक्स की जगह यहाँ 3 रखे हैं तो 3 2 जा 6, अगर y की जगह 4 रखे तो 4 3 जा 12, 12 और 6 18 होगा। यानी इसके आधार पे तो सही लग रहा है पहले इक्वेशन के आधार पे, बट क्या दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं ये भी देखेंगे। x = 3, y = 4, 4 2 जा 8 और 3 क्या होगा 11, जो इक्वल नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये 100% नहीं होगा। श्योर हो गए? बी वाले पे आते हैं अब ऑप्शन पे। क्या करो, x की जगह 6 रख दो, 6 2 जा 12, y की जगह 2 रख दो, 3 2 जा 6, 12 और 6 18, यानी पहले को तो सेटिस्फाइड कर दिया। अब दूसरे इक्वेशन को कर रहा है या नहीं ये देखेंगे। दूसरे पे ध्यान दो बेटा, x की वैल्यू क्या रखोगे 6, y की वैल्यू 2 दूना 4, 6 में से 4 गया 2, यानी दूसरे वाले को भी सेटिस्फाइड कर दिया। तो आंख बंद करके आप टिक कर लोगे आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई डाउट? बट आप लगा के कैसे बताओगे, हमको ये सीखना है। क्लियर? मान लो आपको अभी तो ऑब्जेक्टिव में पूछा था, अब टिक करना है तो नहीं लगाओगे काम चल जाएगा, बट लगाने को कह दे किसका हल क्या होगा और ऑप्शन ना दिया हो, अति लघुत्तरी में यानी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन हो तो आप वहां क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के 2 प्रोसेस है तो 3 विधियां, लेकिन 2 विधियां आपको पढ़नी है, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों आपको पढ़ाया गया है। हम इसको सॉल्व करेंगे किससे, सब्स्टिट्यूशन से कि एलिमिनेशन से? एलिमिनेशन से इजी रहेगा। क्या करो बेटा, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटावे, लेकिन कब, जब इसमें 2 का गुणा कर दे तब। समीकरण 1 माइनस कर देंगे समीकरण 2 में, लेकिन 2 से गुणा करने के बाद। तो यहाँ हो गया 2x + 3y = 18। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2x, 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4। अब माइनस करने पर बेटा, यानी घटाने पर, तो घटाने पर जहां प्लस होता है वहां माइनस, जहां माइनस होता है प्लस, चिन्ह परिवर्तित कर लेते हैं। कोई डाउट? जब बेटा आप परिवर्तित कर लोगे तो इसके बाद 2x से 2x कैंसिल आउट होगा, क्या होगा 0x, उसको लिखने की आवश्यकता। 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7y होगा, क्या हो जाएगा 18 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, y की वैल्यू क्या होगी बेटा 14/7,
7 2 जा 14, तो y बराबर 2 दिख रहा है। अब x बराबर यदि 6 आ जाए तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अन्यथा गलत। तो भी आएगा, देखो क्या करो बेटा, y का मान किसी भी एक समीकरण में जिसमें आपका दिल कर दे रख दो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, पंडित जी से दिखाने की भी जरूरत नहीं है। y का मान किसमें दिखा दो, 2 में 1 में, किस में तुम बोल दो, जिसमें 2 में समीकरण 2 में रखने पर। पंडित जी से पूछी थी, नहीं, कैसे सही मानेंगे। x माइनस 2, y का वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, 2 बराबर 2, x इक्वल टू 2 2 जा -4 आएगा ना, -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब 4 और 2 क्या हो जाएगा, क्या x की वैल्यू 6 आ गई, यानी x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई डाउट, क्लियर है। आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम तरीके से लगेगा। ये आप लगाओगे कि मैं लगा दूं, मैं लगा बता दूं। अरे निकम्मो, कभी तो मेहनत किया करो, कभी परिश्रम किया करो, लग जाएगा। चलो इधर ध्यान दो, इतना इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे बेटा, यहाँ बता दो, समीकरण यानी x माइनस वाई बराबर 2 को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। कोई डाउट, x प्लस वाई को समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। दोनों में कुछ अंतर नहीं है बेटा, यहाँ भी x है, यहाँ भी y, x x y y, प्लस और माइनस है, सबसे आसान है, सिंपल क्या कर लेंगे कि समीकरण 1 में 2 को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 से क्या मिलेगा बेटा, क्या लिख दो, x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, x और x 2x, y से y कट गया 0, 2 और 2 4, x बराबर 4/2, 2 से 2 कट गया, आ गया x बराबर। कोई डाउट, देखो कितना आसान है, मतलब मुस्कुरा के लगा सकते हो तुम लोग। अब x बराबर 2 आ गया, तो x बराबर 2 समीकरण किस में रख दे, 1 में या 2 में, 1 में। चलो 1 में रखने पर, 1 में क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, x की जगह 2 रखना हमको, 2 को उधर ट्रांसफर कर दे या y को कर सकते हैं, मैं 2 को कर लेता हूँ। चलो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2, क्योंकि यहाँ 2 प्लस इधर आएगा तो, और 2 में से 2 गया बेटा, क्या हो गया, यानी x बराबर 2 और y बराबर 0, कोई ऑप्शन है क्या, कौन सा ऑप्शन बेटा, बी, तो बी इज राइट। कोई डाउट, क्लियर है, डन करो, नोट करो। एक बार ध्यान दो, गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, वास्तविक संख्या यानी पहले चैप्टर की से जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उस टॉपिक से एक एक क्वेश्चन में लिया हूँ जो लगभग बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड है, यानी क्या फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर, और ऑप्शन आपको दिया है 2 × 3 × 13, बी सी एंड डी, चारों ऑप्शन में से कोई एक आपका सही होगा, बट इसको आप हल करके ही बताओगे। जैसे आपको 156 का बताना है, नंबर कितना है 156 यानी 156, इसका आप प्राइम फैक्टर पहले कर लो। अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इवन नंबर है और इसके यूनिट प्लेस पर भी इवन नंबर है, हम सबसे छोटे नंबर से पहले डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब आप 1 से डिवाइड मत करना, क्योंकि 1 से करोगे तो 156 से ही मिलेगा, तो टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से अगर मैं टेबल पढ़ूँ 7 टाइम, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, अब 1 कैरी यहाँ बचा 6 यहाँ, तो 1 और 6 अब हो गया 16, और 2 8 जा 16। अभी यूनिट प्लेस पे पुनः इवन नंबर है, यानी 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 2 9 जा, अब 3 एंड 9 है, तो 3 और 9 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे आप 9 आ गया, लेकिन दोनों का सम 12 होगा और 3 से डिवाइड होता है 12। तो किसी भी नंबर का सम यदि 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, यानी अब आप 3 से डिवाइड करो, किससे, तो कितने बार हो जाएगा, 3 1 जा
3 3 जा, अब किससे डिवाइड होगा? 13 से। 13 से क्यों होगा? क्योंकि 13 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का केवल 2 फैक्टर होता है, या तो 1 या तो इटसेल्फ यानी स्वयं कटता है, या तो 1 से कटता है। तो ये 1 से तो काटेंगे नहीं, अब किससे काटेंगे हम? 13 से। 13 बन जा, तो इसका फैक्टर आपको क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और 2 इंटू 2 को ही आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। क्या ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई डाउट? अब ध्यान दो, अगला प्रश्न कहा बेटा किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। यानी आपको विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, यानी आपको ऑड नंबर यानी ऑड इंटीजर का एक नंबर फाइंड करके बताना है। जैसे p एक आपका धन पूर्णांक ऑलरेडी है, बट ये बताना है कि इसमें से कौन सी एक ऐसी संख्या है जो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। पॉजिटिव भी होगा, ऑड नंबर भी होगा, और इंटीजर भी होगा। तो पहला नंबर बेटा पूर्णांक, हम जानते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होती है, जिसमें 0 1 2 -1 -2 ये सभी नंबर्स आते हैं। अब ध्यान दो बेटा, आपको इसके इधर तो कोई संख्या मेजर ही नहीं करनी है, क्योंकि 0 से जब बिफोर आओगे तो निगेटिव इंटीजर मिलेगा, बट हमको क्या चाहिए? धनात्मक। तो धनात्मक इधर ही मिलेगा। अब धनात्मक में मिल क्या रहा है बेटा? आपको धनात्मक विषम पूर्णांक बताओ। आपको मिलेगा 1 3 5 7 9 ऐसे संख्या मिलती जा रही हैं। ठीक है, कोई डाउट? और यहाँ पे बेटा यदि मैं 1 को लिखना चाहूँ या 3 को लिखना चाहूँ, तो क्या मैं 3 को 2 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं? क्या 5 को 2 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं? क्या 7 को 2 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं? यानी ध्यान से देखो, 2 2 और 2 फिक्स नंबर हो गया। यानी इवन एंड ऑड की पहचान में सिंपल हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन है, डिवाइड करते हैं इवन है या ऑड है पता चल जाता है। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो वह ऑड होता है। यानी एटलीस्ट कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा। जब हम इसका फैक्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी 1 यहाँ 1 यहाँ और 1 यहाँ, ये जो भी मिल रहा है सब का सब क्या मिल रहा है? रिमाइंडर। और ध्यान से देखो, संख्या है 1 से शुरू हो रही है। आप 1 को यदि मैं 1 2 3 ये जो मिल रहा है, ध्यान से देखो 1 2 3, अब इसके बाद 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, यानी यही हमारा 1 से लेकर इंफाइनाइट तक जो मिलेगा यही हमारा क्या होता है? धन पूर्णांक। और प्रश्न में कहा इसी को p मारने के लिए, क्या कहा है? p के लिए। तो अब आप इसी को क्या लिख सकते हो? 2p + 1 क्या लिख सकते हो? 2p + 1। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? डी। ऑप्शन नंबर डी। तो डी हमारा क्या होगा? विषम धन पूर्णांक। अगर सम पूछता तो क्या होता? मान लो सम पूछता, सम धन पूर्णांक संख्या, तो क्या हो सकता था? अभी तो विषम पूछा है, कभी सम भी पूछ सकता है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? 2 4 6 8 10 ये नहीं लिख सकते हो। अब 2 को मैं लिखना चाहूँ तो 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 4 को 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5। कुछ ऐड करने की आवश्यकता है? नहीं। अब यहाँ पे नंबरिंग शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, और ये सब क्या होते हैं? धन पूर्णांक संख्या होते हैं। यानी p के रूप में ही पूछता, तो अगर सब धन पूर्णांक पूछता तो लिखते 2p। क्या लिखते? 2p। तो ऑप्शन में 2p भी दिख रहा था। बट ये 2p किसके लिए होता है? धनात्मक सम पूर्णांक के लिए। किसके लिए? धनात्मक सम पूर्णांक के लिए। कोई डाउट? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, 2p + 1। कब? जब विषम धन पूर्णांक पूछेगा तब। और सम धन पूर्णांक पूछेगा तो 2p होगा। क्या होगा? 2p। अगर p के जगह q कहता कि q रहे कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए,
तो हम यही क्या लिखते 2q + 1, क्या लिखते? 2q + 1 ऑप्शन में भी देता 2q + 1 कोई डाउट? नो सर क्लियर हो रहा है ना? यस सर अगला प्रश्न कह दिया है कि लौसा 132 और 288 का 31 यानी 3168 है, तो मौसा 132 और 288 का क्या होगा? आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया था, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, पढ़े थे? मार्कर ही नहीं चल रहा है। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। अगर आपके पास बहुत कोई दो नंबर हो तो हम सीधे सीधे क्या लिखते थे? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? लौसा गुणे मौसा के। अब यहां से बेटा जो ज्ञात करना है उसको लिख लो और एक को ट्रांसफर कर लो। अब आपको बताना किसको है? मौसा को। तो मौसा को आप यहीं रखो, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लौसा। यानी दो संख्याएं इसमें दी गई हैं, 3 होता तो तीनों संख्याओं का, या हम ये कह सकते हैं कि कुल संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा। यानी दोनों के जगह संख्याएं अधिक हैं, हम कुल संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे क्या लिख सकते हैं? मौसा। अब वहां से यदि हमको लौसा पाना है तो हम लिखेंगे कुल संख्याओं का गुणनफल बटे में मौसा। अगर मौसा पाना है तो कुल संख्याओं का गुणनफल बटे में लौसा। अगर पहली और दूसरी संख्या इसके बीच रिलेशन पूछ रहा है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। तो अब पहली संख्या पूछेगा तो दूसरी वाले को ट्रांसफर करेंगे और दूसरी पूछेगा तो पहले को। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा? 132 गुणे 288 और बटे क्या कर दोगे? 31 यानी 3168। आप लौसा से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। और यही तो दोनों संख्या है जिसका मौसा पूछ रहा है। आ रही है बात समझ में? तो डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, जो आएगा आंसर वही है हमारा। देखो किससे कट रहा है? क्या ये 2 से कटेगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ये भी 2 से कटेगा। 2 1 जा 2, 2 1 आ जाता है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। कट रहा है। फिर 2 से काटो। 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 6 जा 12। 3 से काटो 12 बार में। कितने बार में कटेगा? तो कितना आंसर आ गया? 12। तो आपको इतना मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, हम दो से काटते गए इसलिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो कि कैसे हम उसको कैंसिल आउट करेंगे। आप देखिएगा बड़े डिजिट से डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है तो आप डायरेक्टली उसको डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत? 288 से कटेगा, 288 से काटो। तो जिससे ये कैंसिल आउट हो सकता है इजिली, उससे आप इसको क्या करोगे? कैंसिल आउट करोगे। तो डाउट यहाँ तक? तो इसका आंसर क्या होगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। इजिली हम क्या करेंगे? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, और जब कॉन्सेप्ट याद रहेगा तरीके से आप करोगे तो आंसर आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा। कोई डाउट? चलो ठीक है, नोट करो इसको।